बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नीता सिंह। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें होंगे 3 सेगमेंट: खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खेती किसानी की। अगर सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और वैज्ञानिकों की सलाह मानी जाए तो किसान भाई अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राजस्थान में छोटे छोटे प्रयासों से बंजर धरती में भी हरियाली लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस धारणा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हाल ही में विश्वविद्यालय की ओर से एक जैव विविधता पार्क तैयार किया गया है। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य लोगों में एक ही स्थान में कई तरह के पौधे लगाकर उनसे लाभ कमाना है। जब इस बारे में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पार्क में 103 तरह की प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये कम पानी में विकास करने में सक्षम है। इस पार्क की क्या-क्या विशेषताएं हैं, जानते हैं कुलपति जी से। देखिए, जो जैव विविधता पार्क का हमने यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने 103 स्पीसीज इसमें लगाई हैं। मुख्य तौर पर वो पौधे यहाँ पर लगाएंगे जो इसी एरिया के कम पानी में हो सकते हैं। इसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण ये है कि कौन कौन से पौधे हैं, जहाँ फल वाले पौधे हैं, जो जहाँ सब्जी है, जहाँ कोई और फूलों वाले पौधे यहाँ पर हो सकते हो, और उसको देखकर हम किसान को ये बता पाएँ कि आपके एरिया में अभी तक इसकी खेती नहीं होती, इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा है कि यहाँ पर फालसा इस एरिया में पहली बार ये क्रॉप को यहाँ पर लिया जा रहा है और जितना अच्छा उसमें फ्लावरिंग आया है तो उससे लगता है कि हमें भरपूर फसल मिलने वाली है। इसी प्रकार हमने बहुत सारे पौधे जो यहाँ पर किए हैं और उनका मंतव्य यही है कि किसान यहाँ पर लाइव उसको देखे और उसके आगे वो हमें बताए, ताकि हम उसके पौधे उपलब्ध करा पाएँ और उनका बीज उपलब्ध करा पाएँ और उसको आगे लेके जा पाएँ। इस जैव विविधता पार्क के मॉडल को समझकर किसान एक ही स्थान में खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी कर सकेंगे। हालांकि राजस्थान में पानी की समस्या बनी रहती है, इसीलिए यहाँ खेती करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, आइए ये भी जानते हैं। इस एरिया के लिए पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है और जो पानी हम डेली यूज़ रह रहे हैं उसको कैसे बचाया जाए, और जो अगर पानी हमारे पास कहाँ से आ सकता है। इंद्र देवता हमारी बहुत मदद करता है, हर वर्ष अच्छी बारिश होती है, उस जल को एकत्र करके हम साल भर उस पानी को सिंचाई के रूप में यूज़ कर सकते हैं, हमारे पेड़ पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं और बाकी कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में इस स्तर पर बहुत बड़ा कार्य किया है और हमने यहाँ पर
जो हमारे 2-2.5 करोड़ लीटर पानी के संचय करने की व्यवस्था थी, उसको हमने 12-13 करोड़ लीटर जो है बनाने की व्यवस्था बना ली है। और पानी हमारे कैंपस में हमारे जितने भी बिल्डिंग्स हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, और यहाँ तक आपको पीछे जो पहाड़ी आपकी है, उससे पानी को लाकर हम वर्षा जल को एकत्र करके अपने पौंड में एकत्र करने का पूरा अपने यहाँ पर बना लिया है। उसमें हमने इस बार बहुत कम बारिश हुई, जो 250 mm पूरे सीजन में बारिश हुई, उसमें 2 दिन जो है 40 mm के पास बारिश हुई। अदरवाइज़ 10 mm 4 mm बहुत कम बारिश के बावजूद भी हमने इस बार 2.5-3 करोड़ लीटर जो है पानी इकट्ठा कर लिया, और उसमें अब हम मछली उत्पादन का भी कार्य कर रहे हैं। और इस तरह से जो वर्षा जल है, ये यहाँ पर का जीवन का एक मुख्य अंग बनता जा रहा है। हमने जो है ये जो जल जो है हम इकट्ठा कर लिया, उसको फिल्टर करके, हालांकि अभी हमारे पास जो हमारे यहाँ के राजस्थान के डैम, वहाँ से सप्लाई आती है, और डेफिनेटली आने वाले मौके में अगर हमें वो भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा जितना भी पानी जो हम छतों से जहाँ हमारा और इकट्ठा करते हैं, उसको ट्रीट करके और अच्छे ढंग से पीने योग्य भी बना सकते हैं। इसी में आपको बताएं कि एक जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो जयपुर में है, अपने दिल्ली में है, पूसा के नाम से जानी जाती है, उनकी एक टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा अपशिष्ट जो जल है, जो अपना सीवरेज वाटर है, उसको ट्रीट कैसे करके और खेती योग्य बना सके, उसका भी एक प्लांट हमने यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। ये पार्क एक जीवंत उदाहरण है कि किसान किस तरह से विषम हालातों में भी सुलझा हुआ रास्ता निकालकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में, और आइए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट हमारा पशुधन का। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन बेरोजगारी दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम है। कम समय और कम लागत में इस व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इस व्यवसाय की पहली प्राथमिकता पानी या तालाब का होना है। साथ ही व्यवसाय की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि तालाब की मिट्टी किस किस्म की है। इसके लिए तालाब के पानी और मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए। इसके बाद शुरुआती दौर में देसी मछलियां, रोहू, कतला, मृगल प्रजाति की मछलियों को पाला जा सकता है, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियां बहुत तेजी से बढ़ती है। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता
और बहुत आसानी से पाली जा सकती है। मछली पालक इस बात का ध्यान रखे कि तालाब की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसके कारण हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। जीरा संचय से 3 माह की अवधि तक 2 से 3 किलो प्रति एकड़ भोजन दें। चौथे से 6 माह तक 3 से 5 किलो, 7 से 9 माह तक 5 से 8 किलो, 10 से 12 माह के बीच करीब 8 से 10 किलो भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। इस तरह से प्रति वर्ष प्रति एकड़ से करीब 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। किसानों और मछली पालकों को सरकार हर संभव सहायता दे रही है। इस व्यवसाय में केंद्र सरकार 75% तक ऋण देती है, जिससे किसान अपनी आय के साधनों को बढ़ा सके। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत मछली पालन क्षेत्र की कमियों को दूर कर क्षमताओं का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिससे 9% की सालाना वृद्धि दर 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने का है। इससे 5 सालों में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा। तो अभी आप देख रहे थे सेगमेंट हमारा पशुधन, और अब आपको बताएंगे कि गर्मी का मौसम है, ऐसे में पशुओं की देखभाल कैसे करनी चाहिए। जानने के लिए देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। तो अभी आपने जाना कि इस गर्मी के मौसम में कैसे करें पशुओं की देखभाल। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। और आइए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान का। किसान भाइयों, अगर दिलों में जज्बा हो तो कड़ी मेहनत और लगन से बंजर में भी फूल उगाए जा सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही एक किसान से जिसने कड़ी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपना नाम कमाया बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन गए। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच सुकून के पलों का एहसास देता है किसान सत्यवान का खेत। इन्होंने अपनी खेती और पशुपालन के बीच ऐसा सिस्टम बना रखा है जिससे इन्हें आय बनी रहती है। वो अपने खेतों में हर तरह की फसलें लगाते हैं। पैदावार लेने के बाद फसल अवशेषों का इस्तेमाल सत्यवान पशु आहार के रूप में करते हैं। वहीं पशुओं से मिलने वाले दूध को वो सीधे बाजार में नहीं बेचते बल्कि दूध से घी बनाते हैं जो दूध से कई गुना लाभ देता है। उनके खेतों में जैविक फसलें उगाई जाती हैं जिसके लिए वो बायोगैस से बची स्लरी का उपयोग खाद के रूप में करते हैं। साथ ही जैविक रूप से तैयार उपज का उन्हें मोटा दाम भी मिलता है। इससे देखा जाए तो उनके सिस्टम में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वो हर चीज से लाभ लेना जानते हैं, वो भी प्रकृति के अनुकूल। गौमूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की हैं। अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी ज़मीन में, जो ज़मीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती। और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि नीचे से वो होल करता है और वाष्पीकरण के जरिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल, कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एक आध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है। सत्यवान जीरो बजट खेती में विश्वास करते हैं और इसी ध्येय को पाने के लिए खाद बीज खुद ही तैयार करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए गाय का ताज़ा गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसे वो अपने खेत में तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही बाकी किसानों या किचन गार्डन संचालित करने वालों को बेच देते हैं। गाय के लिए चारे के लिए जो है ऑर्गेनिक मक्का लगाया है। ये मक्का जो है हमने अब 80 दिन का मक्का है, इसमें भुट्टा तैयार हो चुका है और इस मक्के को हमने जीवामृत, घन जीवामृत और गोबर गैस की स्लरी जो थी वो पानी के साथ में बहा दी थी, उसी से ये सारा हमने मक्का तैयार किया है। इस मक्के को मेरी गायें बड़े चाव से खाती हैं और इस मक्के से मैं ये कहता हूँ कि 1 से 2 किलो दूध हमारी गाय का बढ़ गया। और नील गायें जो 3-4 किलोमीटर से चल के आती हैं, पास में जो केमिकल का मक्का उसको नहीं खाती, उन्होंने इंसान से ज़्यादा पता है जानवर ने, वो आती हैं इसी मक्के को खाती हैं क्योंकि उन्होंने पता इसमें मिठास गुणवत्ता अलग से है क्योंकि ये बिल्कुल जो है नेचुरल है। तो इस तरह से हम अपने घी को, दूध को महंगे भाव में बेचते हैं क्योंकि हम जितना भी जो गाय को चारा खिलाते हैं वो भी हमारा ऑर्गेनिक होता है। उसमें हम कोई केमिकल का, जवार है, बाजरा है या मक्का है या और भी जो हमारे जई है, जो भी हमारा चारा होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और उस चारे को जब हम अपनी गाय को खिलाते हैं तो जैसा खिलाओगे वही तो नीचे उतारेगी, उसी से हमारे दूध की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसका हम रेट अलग से लेते हैं। अब हमारा दूध 100 रुपये लीटर जाता है और मेरा जो घी है वो 2500 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरह से भी किसान अपनी आय को, और हमारा जीरो बजट है, इसमें हमारा ना डीएपी, ना यूरिया, ना और कोई केमिकल, कुछ कोई ज़रूरत नहीं, बस खाली गोबर की स्लरी से और जीवामृत से ही हमने ये तैयार किया है। आपके सामने इसकी ग्रोथ, इसकी जो शाइनिंग, चमक एक अलग से ही है। उनके
इनके उत्पादों की गुणवत्ता के कारण उन्हें किसी बाजार में नहीं जाना होता, बल्कि लोग खुद उनके पास उनके उत्पाद लेने आते हैं। सत्यवान कहते हैं कि किसान खुद अपने उत्पाद का मूल्य तय कर सकता है। सीधी बिक्री से किसान को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, वो अपनी फसल को सीधे बेचकर ज्यादा लाभ कमा सकता है। इसके साथ ही सत्यवान ने करीब 35 लोगों को रोजगार दे रखा है, जो इनके कामों में सहायता करते हैं। इस तरह सत्यवान के सुझावों को मानकर किसान कई गुना लाभ ले सकता है। साथ ही जिस तरह से सत्यवान ने कहा है कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनना बेहतर है, वाकई सच कई मायनों में ये बात कारगर है। आज का युवा वर्ग भटकाव वाली जिंदगी जीने से बेहतर है कि कृषि में अपना भविष्य संवारे। किसान भाइयों, अभी आपने देखा एक कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तान। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास